नमस्कार। नक्शे ये हमें दुनिया को समझने में मदद करते हैं, है ना? पर क्या हो अगर ये नक्शे ही बदल जाएं? आज हम बात करने वाले हैं भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश की और देखेंगे कि कैसे इस विशाल राज्य का भूगोल मतलब इसकी पूरी ज्योग्राफी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी इतने बड़े राज्य का नक्शा बदलता है तो असल में बदलता क्या है? क्या सिर्फ कागज पर खींची कुछ लकीरें बदलती हैं या उससे कहीं ज्यादा? लोगों की पहचान, उनकी संस्कृति, उनका भविष्य, सब कुछ। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। बात करते हैं साल 2000 से पहले की, उस दौर की जब मध्य प्रदेश का नक्शा आज से बहुत अलग हुआ करता था। एक ऐसा प्रदेश जो अपने जबरदस्त बड़े आकार के लिए जाना जाता था। ये देखिए, ये है अविभाजित मध्य प्रदेश, मतलब बंटवारे से पहले वाला मध्य प्रदेश। साल 2000 से पहले ये भारत का सबसे बड़ा राज्य था और जैसा कि हम देख सकते हैं, इसका नक्शा आज के नक्शे से कितना अलग और कितना विशाल था। इसकी चौड़ाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम तक ये फैला था पूरे 1127 किलोमीटर। सोचिए जरा, एक छोर से दूसरे छोर तक का सफर कितना लंबा रहा होगा। और अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इसकी लंबाई थी करीब करीब 996 किलोमीटर। वाकई ये सही मायनों में भारत का दिल था जो हर दिशा में फैला हुआ था। और इसका टोटल एरिया ये था 4,43,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। इसी वजह से ये सिर्फ एक विशाल राज्य ही नहीं बल्कि उस समय का भारत का सबसे बड़ा राज्य था। पूरे देश का लगभग 14% हिस्सा इसी एक राज्य में था। फिर आया साल 2000, एक ऐसा साल जिसने इस नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ। तो चलिए अब देखते हैं कि आज का मध्य प्रदेश कैसा दिखता है। और ये है आज का मध्य प्रदेश। पहली नजर में ही साफ पता चल रहा है कि आकार में कितना बड़ा फर्क आ गया है। लेकिन ये बदलाव आखिर था कितना बड़ा? चलिए जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। यहां पर बदलाव का पूरा हिसाब किताब साफ दिखता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखिए, लगभग 400 किलोमीटर कम हो गई। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई भी करीब 250 किलोमीटर घट गई और टोटल एरिया उसमें तो लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर की सीधी सीधी कमी आई। ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। और इस बंटवारे का असर सिर्फ राज्य तक ही सीमित नहीं रहा, इसका असर नेशनल लेवल पर भी पड़ा। देखिए, जहां पहले मध्य प्रदेश भारत के टोटल एरिया का 13.6% हुआ करता था, वहीं अब यह घटकर 9.38% रह गया है। और इसी के साथ देश के सबसे बड़े राज्य का जो ताज इसके सर पर था, वो भी छिन गया। अब ये राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के दो अलग अलग आंकड़े मिल सकते हैं। अब हम सोचेंगे ऐसा क्यों? तो ये जो छोटा सा अंतर है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच एक सीमा विवाद, केरार घाटी विवाद के कारण है। तो सिर्फ एरिया ही नहीं बदला, मध्य प्रदेश के पड़ोसी भी बदल गए। तो चलिए अब ये देखते हैं कि सीमाओं के इस नए समीकरण ने राज्य के आसपास के रिश्तों को कैसे बदला। बंटवारे से पहले की बात करें तो मध्य प्रदेश की सीमाएं एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 राज्यों से लगती थी। ये थे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। मतलब ये भारत का एक बहुत ही अहम सेंट्रल हब था। और आज पड़ोसियों की ये संख्या 7 से घटकर 5 रह गई है। 3 पुराने पड़ोसी यानी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार अब सीधे तौर पर बॉर्डर शेयर नहीं करते और उनकी जगह एक नया पड़ोसी आ गया, छत्तीसगढ़, जो कभी इसी राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अब थोड़ा और जूम इन करते हैं। ये तो हुई राज्य की बात, अब जिलों पर आते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से जिले इन नई सीमाओं पर बसे हैं और अपने पड़ोसियों के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के 51 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं पड़ोसी राज्यों से लगती हैं। और ये सिर्फ बॉर्डर पर बसे जिले नहीं हैं, ये वो जगह हैं जहां अलग अलग संस्कृतियां आकर मिलती हैं, जहां व्यापार होता है और जहां रोज नई कहानियां बनती हैं। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि ये जिले अपने पड़ोसियों से कैसे जुड़े हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा 13 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं, वहीं गुजरात के साथ सिर्फ 2। तो हर बॉर्डर वाले जिले की अपनी एक खास कहानी है जो उसके पड़ोसी राज्य के साथ मिलकर बनती है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या ये सीमाएं, ये बॉर्डर्स सिर्फ नक्शों पर खींची हुई लकीरें हैं या फिर ये वो जीवित सीमाएं हैं जो लोगों की जिंदगी, उनकी संस्कृति और उनकी पहचान को हर रोज एक नया आकार देती हैं?
शायद इस सवाल का जवाब हमें नक्शों में नहीं मिलेगा, बल्कि उन लोगों की कहानियों में मिलेगा जो इन सीमाओं पर रहते हैं। है ना एक सोचने वाली बात? आइए एक काम करते हैं, भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश का नक्शा बनाते हैं, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से। अगले कुछ मिनटों में हम एक एक करके पहेली के सारे टुकड़े जोड़ेंगे और इस राज्य की पूरी तस्वीर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं, जो इस राज्य को समझने की नींव है। मध्य प्रदेश कितने दूसरे राज्यों से घिरा हुआ है? इसका जवाब ही हमें बताएगा कि भारत में इसकी लोकेशन कितनी अहम है। कोई अंदाजा है? सही जवाब है 6। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मध्य प्रदेश देश के बिल्कुल मध्य में है और इसकी सीमाएं 6 पड़ोसी राज्यों से मिलती हैं। यही वजह है कि ये पूरे देश के लिए व्यापार, सफर और संस्कृति का एक बहुत बड़ा चौराहा बन जाता है। तो ये रहा आज का हमारा पूरा रोड मैप। हम सबसे पहले बाहरी सीमाओं से शुरू करेंगे, फिर राज्य के दिल तक पहुंचेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि दुनिया के नक्शे पर मध्य प्रदेश कहाँ खड़ा है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। हम राज्य की बाहरी बाउंड्री बनाएंगे और देखेंगे कि ये अपने पड़ोसियों से कहाँ-कहाँ मिलता है। अब देखिए, मध्य प्रदेश की सीमाएं ना बड़ी दिलचस्प कहानी बताती हैं। एक तरफ इसके सबसे ज्यादा जिले यानी पूरे 13 जिले उत्तर प्रदेश को छूते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसकी सबसे छोटी सीमा गुजरात के साथ लगती है। यही विविधता इसकी लोकेशन को इतना अनोखा और रणनीतिक बनाती है। और कुछ जिले तो यहाँ डबल रोल में हैं। ये जो 6 जिले हैं, सिंगरौली से लेकर शिवपुरी तक, ये मध्य प्रदेश और 2 दूसरे राज्यों के बीच जंक्शन का काम करते हैं। सोचिए जरा, एक ही जिले में खड़े होकर 3 अलग-अलग राज्यों के करीब हुआ जा सकता है। चलिए अब बॉर्डर से अंदर की ओर आते हैं, उन जिलों की तरफ जो चारों तरफ से मध्य प्रदेश के ही दूसरे जिलों से घिरे हुए हैं। अच्छा, तो ऐसे कौन से जिले हैं जो इतने बीच में हैं कि किसी दूसरे राज्य को छूते ही नहीं? सही मायनों में तो यही जिले राज्य का दिल हैं, जो बाहरी सीमाओं से पूरी तरह से अंदर हैं। इनकी संख्या कितनी हो सकती है? और इसका जवाब है 17। जी हाँ, कुल 17 जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह से लैंडलॉक्ड हैं, जिनकी कोई भी सीमा किसी दूसरे राज्य से नहीं मिलती। ये राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये रही उन सभी 17 जिलों की लिस्ट। और देखिए, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे राज्य के कुछ सबसे बड़े और अहम शहर इसी अंदरूनी हिस्से में आते हैं। इससे अंदाजा लगता है कि ये भीतरी इलाका कितना विशाल और महत्वपूर्ण है। अब तक जो हमने राज्य का नक्शा बनाया है ना, चलिए उस पर एक बहुत ही जरूरी ग्लोबल लाइन खींचकर देखते हैं। इससे हमारा नजरिया ही बदल जाएगा। ये जो कर्क रेखा है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सिर्फ एक काल्पनिक लकीर नहीं है। ये पृथ्वी के मौसम और जलवायु को तय करने वाली एक बहुत ही जरूरी लाइन है। और खास बात यह है कि ये रेखा सीधे मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिले इस खास ग्लोबल लाइन पर आते हैं? जवाब है 14। जी हाँ, पूरे 14 जिले इस जरूरी अक्षांश पर पड़ते हैं। ये रेखा पश्चिम में रतलाम से शुरू होती है और पूर्व में शाहडोल तक राज्य को पार करती है। एक तरह से देखें तो ये राज्य को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि ये जो भौगोलिक रेखा है, इसका राज्य के प्रशासनिक ढांचे मतलब संभागों से क्या लेना देना है। तो यहाँ साफ दिखता है कि ये 14 जिले 5 अलग-अलग संभागों में फैले हुए हैं: उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर और शहडोल। ये दिखाता है कि भूगोल और प्रशासन कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहीं पर एक बहुत ही मज़ेदार और अनोखी बात सामने आती है। भोपाल संभाग अकेला ऐसा संभाग है जिसके सभी 5 जिलों भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा से कर्क रेखा गुजरती है। ऐसा किसी और संभाग के साथ नहीं होता, ये याद रखने वाली बात है। हाँ, और ये एक ज़रूरी अपडेट है, इसे ध्यान में रखना होगा। 2013 में जब शाजापुर से कटकर आगर मालवा एक नया जिला बना, तो कर्क रेखा का रास्ता भी बदल गया। अब ये रेखा शाजापुर की जगह आगर मालवा से गुजरती है। इससे पता चलता है कि नक्शे कभी स्टैटिक नहीं होते, वो बदलते रहते हैं। चलिए अब अपने नक्शे का आखिरी और बहुत ज़रूरी टुकड़ा जोड़ते हैं, वो लाइन जो सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे भारत का समय तय करती है। ये है भारत की मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये वो देशांतर रेखा है जो तय करती है कि हमारी घड़ियों में क्या बजेगा,
सोचिए, अगर ये ना होती तो देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग टाइम होता और कितना कंफ्यूजन होता। और कमाल की बात यह है कि ये राष्ट्रीय समय रेखा हमारे बनाए नक्शे से सीधे सीधे जुड़ती है। ये रेखा मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले सिंगरौली के बिल्कुल पास से गुजरती है। तो इस तरह भारत का दिल न सिर्फ ज्योग्राफिकल तौर पर बल्कि समय के लिहाज से भी देश के केंद्र में एक अहम रोल निभाता है। तो अब जब ये पूरा नक्शा हमारे सामने है, एक आखिरी सवाल मन में आता है। मध्य प्रदेश की ये जो खास लोकेशन है, देश के बीचों बीच होना, 6 राज्यों से जुड़ना और कर्क रेखा और मानक समय रेखा का इसके इतने करीब होना, इसका पूरे भारत के लिए क्या मतलब है? इस पर जरूर सोचिएगा। इस सफर में साथ देने के लिए शुक्रिया। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है ना, पर कभी सोचा है कि ये दिल धड़कता कैसे है? इसका पूरा कामकाज, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है? तो चलिए आज हम भारत के इस दिल की धड़कन को समझते हैं और देखते हैं कि ये राज अंदर से कैसे बना है। तो देखिए, सीधे पॉइंट पर आते हैं। पूरे मध्य प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है वो बस 2 नंबरों पर टिका है, 10 और 52। जी हाँ, पूरे राज्य को 10 बड़े बड़े हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें कहते हैं संभाग। और इन संभागों के अंदर आते हैं 52 जिले। बस यही है वो पूरा ढांचा जिस पर सारा शासन चलता है। तो सबसे पहला और बड़ा नंबर है 10। ये हैं संभाग या डिविजन्स। समझ लीजिए कि पूरे राज्य को 10 बड़े जोन में बांट दिया गया है और हर जोन कई जिलों को मिलाकर बनता है। और फिर आता है नंबर 52। ये हैं जिले यानी डिस्ट्रिक्ट्स। ये वो नाम हैं जिन्हें हम और आप ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। यही 52 जिले मिलकर उन 10 संभागों को पूरा करते हैं और यहीं से सारा सरकारी कामकाज जमीनी स्तर पर होता है। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये संभाग होता क्या है। फिर मध्य प्रदेश के सभी 10 संभागों का एक छोटा सा टूर करेंगे। देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा। एक नाम बदलने की दिलचस्प कहानी भी है और आखिर में सारी जरूरी बातें एक साथ दोहराएंगे। तो इससे पहले कि हम जिलों की लंबी लिस्ट में खो जाएं, सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि ये संभाग आखिर है क्या चीज, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। अगर आसान भाषा में कहें तो संभाग एक तरह का सुपर डिस्ट्रिक्ट है। मतलब कई जिलों को मिलाकर एक ग्रुप बना दिया जाता है और उसका एक हेडक्वार्टर तय कर दिया जाता है। यहीं से उस पूरे इलाके के डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर और सरकारी योजनाओं पर नजर रखी जाती है। चलिए, अब जब मतलब समझ आ गया है तो निकलते हैं मध्य प्रदेश के इन 10 संभागों के एक छोटे से टूर पर। देखते हैं कि किस संभाग के हिस्से में कौन कौन से जिले आते हैं। शुरुआत करते हैं 2 सबसे बड़े और पावरफुल संभागों से। एक है जबलपुर संभाग, जिसमें पूरे 8 जिले हैं और ये क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है। और दूसरा है इंदौर संभाग, राज्य की कमर्शियल कैपिटल, जिसमें भी 8 जिले हैं और ये आबादी का पावर हाउस है। अब आगे बढ़ते हैं। भोपाल संभाग में राज्य की राजधानी सहित 5 जिले हैं। फिर आता है रीवा संभाग, जिसमें 4 जिले हैं। और इसके बाद है महाकाल की नगरी उज्जैन का संभाग, जो अपने अंदर 7 जिलों को समेटे हुए हैं। अब जरा राज्य के उत्तरी हिस्से और बुंदेलखंड की तरफ नजर डालें। सागर संभाग में 6 जिले आते हैं। चंबल संभाग सिर्फ 3 जिलों के साथ काफी छोटा है और ऐतिहासिक शहर ग्वालियर वाले संभाग में 5 जिले शामिल हैं। और आखिर में हमारे इस दौरे के 2 आखिरी पड़ाव हैं, नर्मदापुरम और शहडोल संभाग। इन दोनों में ही 3-3 जिले हैं। वैसे नर्मदापुरम के नाम के पीछे एक कहानी है और शहडोल राज्य के सबसे छोटे संभागों में गिना जाता है। तो अब जब हमने 10 संभाग देख लिए हैं तो एक मजेदार तुलना तो बनती है। सवाल ये है कि इनमें सबसे विशाल कौन है और सबसे छोटा कौन? चलिए देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। देखिए, जब हम जमीन यानी एरिया की बात करते हैं तो जबलपुर संभाग बाजी मार जाता है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन जब बात आबादी यानी लोगों की गिनती की आती है तो इंदौर सबसे आगे है। और शहडोल, खैर, ये एरिया और आबादी दोनों ही मामलों में सबसे छोटा संभाग है। लेकिन एक मजेदार बात और, ये जो प्रशासनिक नाम और सीमाएं होती है ना, ये पत्थर की लकीर नहीं होती, ये भी वक्त के साथ बदलती हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है नर्मदापुरम संभाग। साल 2008 से पहले इसे होशंगाबाद संभाग के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी के सम्मान में इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या खास बातें याद रखनी है? चलिए
एक बार जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं। तो सार ये है, मध्य प्रदेश यानी 10 संभाग और 52 जिले। एरिया में सबसे बड़ा जबलपुर, तो आबादी में सबसे बड़ा इंदौर। शहडोल दोनों ही मामलों में सबसे छोटा है। और हाँ, नर्मदापुरम का उदाहरण याद दिलाता है कि प्रशासनिक पहचान भी वक्त के साथ बदलती रहती है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, ये जो कागज पर संभाग और जिले बने हैं, ये मध्य प्रदेश जैसे विशाल और विविध राज्य के आम इंसान की जिंदगी को, वहां के विकास को असल में कैसे और कितना प्रभावित करते होंगे, इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। मध्य प्रदेश, जिसे हम सब भारत का दिल कहते हैं, है ना, इसका इतिहास उन लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने पहली बार कुछ कर दिखाने की हिम्मत की, जिन्होंने नए रास्ते बनाए। तो आज हम उन्हीं ट्रेल ब्लेजर्स की कहानी जानेंगे जिन्होंने इस राज्य की नींव रखी और इसे एक नई पहचान दी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सब। तो देखिए, इस सफर में हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उन राजनीतिक स्तंभों को जिन्होंने शासन की बागडोर संभाली। फिर विधानसभा के पहले व्यक्तित्वों पर नजर डालेंगे। उसके बाद प्रशासन और न्याय के प्रणेताओं की बात होगी। एक खास हिस्सा होगा उन महिलाओं के लिए जिन्होंने इतिहास रचा। और आखिर में कुछ और दिलचस्प उपलब्धियों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, मध्य प्रदेश के राजनैतिक स्तंभ। ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले राज्य की राजनैतिक और कार्यकारी नींव रखी। कह सकते हैं कि इन्होंने ही शासन की पहली ईंट रखी थी। देखिए, राज्य के सबसे पहले गवर्नर थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया और पहले मुख्यमंत्री वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मध्य प्रदेश ने महिला नेतृत्व में भी एक मिसाल कायम की। सुश्री सरला ग्रेवाल बनी पहली महिला गवर्नर और उमा भारती ने पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। और हाँ, मध्य प्रदेश का असर सिर्फ राज्य की सीमाओं तक ही नहीं रहा। इसी मिट्टी ने देश को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जैसे राष्ट्रपति दिए और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री भी। इन दोनों ने ही राष्ट्रीय राजनीति पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। इससे पता चलता है कि इस राज्य की राजनीतिक जमीन कितनी मजबूत रही है। तो एक तरफ है राज्य के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और दूसरी तरफ पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती। ये सिर्फ 2 चेहरे नहीं हैं, ये अपने आप में एक कहानी है। ये दिखाते हैं कि वक्त के साथ राज्य के नेतृत्व में कितना बड़ा बदलाव आया। वाकई एक दमदार कहानी है ये। और बदलाव की ये लहर यहीं नहीं रुकी। कैलाश जोशी वो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने जिसने राज्य में एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत की। और फिर श्री राजा नरेश चंद्रा जो पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने। ये तो समावेशी राजनीति यानी सबको साथ लेकर चलने की राजनीति में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। अच्छा, तो ये तो हुई कार्यपालिका की बात। अब जरा विधानसभा की तरफ चलते हैं। जानते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने वहां संसदीय प्रक्रियाओं की शुरुआत की। तो देखिए, विधानसभा के पहले स्पीकर थे कुंजीलाल दुबे और डिप्टी स्पीकर थे विष्णु विनायक सरवटे। और हाँ, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष भी तो जरूरी है ना? तो पहले नेता प्रतिपक्ष थे विश्वनाथ तामस्कर। और कमाल की बात यह है कि यहाँ भी महिलाओं ने अपनी छाप छोड़ी। जमुना देवी बनी विपक्ष की पहली महिला नेता और सुश्री हीना लिखीराम कावरे पहली महिला डिप्टी स्पीकर। तो चलिए, कानून बनाने वालों की बात तो हो गई। अब चलते हैं उन लोगों की तरफ जिनका काम था कानून को लागू करवाना और न्याय दिलाना, मतलब प्रशासन और न्याय के प्रणेता। न्याय के क्षेत्र में सबसे पहले चीफ जस्टिस थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और यहाँ भी एक बड़ा कदम उठाया गया जब श्रीमती सरोजिनी सक्सेना पहली महिला जज बनी। सोचिए, ये कितना जरूरी कदम रहा होगा। इसके अलावा श्री एम अधिकारी पहले एडवोकेट जनरल बने और पीवी दीक्षित ने पहले लोकायुक्त के तौर पर काम किया ताकि सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर, जो किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी होती है। तो पहले चीफ सेक्रेटरी थे एच.एस. कामत और पहली महिला चीफ सेक्रेटरी वो थी निर्मला बुच। एक और नया रिकॉर्ड, पुलिस महकमे की बात करें तो पहले डीजीपी थे वी.पी. दुबे और राज्य की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थीं कुमारी आशा गोपालन, जिन्होंने यकीनन कई लड़कियों के लिए दरवाजे खोले होंगे। और हाँ, जब सूचना का अधिकार आया तो पहले इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बने टी.एन. श्रीवास्तव।
और ये जो लिस्ट अभी स्क्रीन पर है, यही हमारी जानकारी का आधार है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी बातें बताई जाएं, वो पूरी तरह से ऑथेंटिक हों और सीधे सोर्स पर आधारित हों। अब एक सेक्शन उन महिलाओं के नाम जिन्होंने मध्य प्रदेश में हर फील्ड में सिर्फ अपनी जगह ही नहीं बनाई, बल्कि सारी मुश्किलों को तोड़कर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता तैयार किया। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन थीं वो महिलाएं, वो ट्रेल ब्लेजर्स जिन्होंने मध्य प्रदेश में पहली होने का गौरव हासिल किया, और कैसे वो आज भी हजारों लाखों के लिए एक इंस्पिरेशन है। देखिए इस लिस्ट को, ये अपने आप में एक कहानी कहती है। सुश्री सरला ग्रेवाल, उमा भारती, श्रीमती सरोजिनी सक्सेना, जमुना देवी, निर्मला बुच, कुमारी आशा गोपालन, राजनीति से लेकर न्याय और प्रशासन तक हर जगह इन्होंने झंडे गाड़े। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये सिलसिला रुका नहीं है। देश की पहली महिला फाइटर पायलट्स में से एक अवनी चतुर्वेदी, वो भी तो मध्य प्रदेश से ही हैं। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, एक ऐसी उपलब्धि जिसने मध्य प्रदेश का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। जी हाँ, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी। मध्य प्रदेश उनकी कर्मभूमि रही है। बच्चों के अधिकारों के लिए और बाल मजदूरी के खिलाफ उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उसे दुनिया के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया। ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का एक बहुत बड़ा पल था। तो ये थी मध्य प्रदेश के कुछ पहले लोगों की कहानी। हर एक नाम के पीछे एक संघर्ष है, एक विजन है और एक ऐसी विरासत है जो आज भी जिंदा है। अब एक सवाल, इन सभी में से किसकी कहानी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? किसके बारे में और जानने का मन कर रहा है? जरा सोचिए, क्योंकि यही वो कहानियां हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं। नमस्ते। आज हम चल रहे हैं भारत के दिल की सैर पे। जी हाँ, मध्य प्रदेश। ये एक ऐसी जगह है जो अपने अंदर कई हैरत अंगेज एक्सट्रीम्स यानी चरम सीमाओं को समेटे हुए है। तो सवाल यही उठता है कि भारत के इस दिल में आखिर कौन से राज छिपे हैं? चलिए, आज की इस पड़ताल में हम मध्य प्रदेश की कुछ सबसे बड़ी और सबसे छोटी सच्चाइयों से पर्दा उठाते हैं। हमारी इस पूरी पड़ताल का आधार हैं ये आंकड़े। आप इसे हमारा एक रोड मैप समझ सकते हैं, जो हमें राज्य के अलग अलग पहलुओं और उनके कॉन्ट्रास्ट की सैर कराएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की जमीन की, यहाँ के भूगोल और मौसम की। और आप देखेंगे कि विरोधाभास की कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक बनावट को अगर समझना है तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सबसे ऊंचे पॉइंट से। ये है धूपगढ़, पचमढ़ी में स्थित ये राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब प्रदेश का शिखर। और अब शिखर से सीधा चलते हैं जमीन की तरफ, इसके सबसे निचले पॉइंट पर। यह है नर्मदा घाटी। सोचिए जरा, एक तरफ धूपगढ़ की चोटी और दूसरी तरफ ये विशाल घाटी। इसी से अंदाजा लगता है कि इस राज्य की ज्योग्राफी कितनी डाइवर्स है। अब मौसम की बात करते हैं। यहां भी कमाल का फर्क है। ये नंबर देखिए, 199 सेंटीमीटर। ये है राज्य में होने वाली सबसे ज्यादा औसत बारिश। और अब दूसरा नंबर देखिए, सिर्फ 55 सेंटीमीटर। ये है सबसे कम औसत बारिश का रिकॉर्ड। दोनों के बीच का अंतर वाकई चौंकाने वाला है। बात यह है कि एक ही राज्य में एक जगह पचमढ़ी में लगभग 200 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, तो दूसरी जगह भिंड के गोहद में मुश्किल से 55। है ना कमाल का क्लाइमेटिक कॉन्ट्रास्ट? चलिए अब जमीन के ऊपर से जरा नीचे चलते हैं। देखते हैं कि मध्य प्रदेश की धरती के नीचे क्या दौलत छिपी है। और यकीन मानिए, यहां भी कॉन्ट्रास्ट की कोई कमी नहीं है। कोयले को ही ले लीजिए। देखिए, सोहागपुर में राज्य का सबसे बड़ा कोल फील्ड है, तो वहीं उमरिया में सबसे छोटा। और सिंगरौली की तो बात ही अलग है। यहां 135 मीटर मोटी कोयले की परत है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये बताते हैं कि राज्य की इकोनॉमिक पोटेंशियल में भी कितना बड़ा फर्क है। तो जमीन और संसाधनों के बाद अब बात करते हैं इस पड़ताल के सबसे अहम पहलू की, यहाँ के लोगों की। देखते हैं कि ये डाइवर्सिटी, ये विरोधाभास यहाँ के ह्यूमन डायमेंशन में कैसे नजर आता है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर देखें तो राज्य को डिविजन्स यानी संभागों में बांटा गया है, और यहाँ भी बड़े दिलचस्प अंतर हैं। चलिए सबसे पहले सबसे बड़े डिवीजन को देखते हैं। एरिया के हिसाब से वो है जबलपुर संभाग। और अब सबसे बड़े के ठीक उलट सबसे कॉम्पैक्ट डिवीजन कौन सा है? ये है शहडोल संभाग। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एरिया में ही सबसे छोटा नहीं है, बल्कि आबादी के लिहाज से भी सबसे छोटा है।
और जब हम जिलों पर आते हैं तो ये कॉन्ट्रास्ट और भी गहरा हो जाता है। एक तरफ इंदौर, सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला, और दूसरी तरफ है निवाड़ी, जहां सबसे कम लोग बसते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये समाज की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ है बालाघाट, जहां हर 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं, जो कि एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। और दूसरी तरफ है भिंड, जहां यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 837 पर आ जाता है। सोचिए, एक ही राज्य के भीतर इतना बड़ा सामाजिक फर्क कई गहरे सवाल खड़े करता है। तो इन सभी आंकड़ों से क्या तस्वीर उभरती है? यही कि मध्य प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि ये विरोधाभासों का एक संगम है। यहाँ की जमीन, यहाँ के संसाधन, यहाँ के लोग, हर चीज में एक गहरी और सच कहूं तो एक अविश्वसनीय डाइवर्सिटी है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब एक ही प्रदेश में प्रकृति, संसाधन और समाज में इतने बड़े विरोधाभास हों, तो ये सब मिलकर मध्य प्रदेश के भविष्य को क्या शक्ल देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरा है और सोचने पर मजबूर करता है। जब हम भारत के दिल की बात करते हैं तो जाहिर है मध्य प्रदेश का नाम आता है, पर क्या ये पता है कि इसी दिल में देश की कुछ सबसे बड़ी एक्सट्रीम कंडीशंस भी हैं? मध्य प्रदेश सिर्फ अपनी लोकेशन की वजह से सेंटर में नहीं है। ये एक ऐसी जमीन है जहां कुदरत और इंसानी कोशिशें दोनों अपने चरम पर मिलती हैं। तो आज हम इसी राज्य की कुछ सबसे अनोखी और पहली बातों को जानेंगे जो इससे वाकई सबसे अलग बनाती हैं। तो ये जो लिस्ट है ना, यही है हमारा गाइड। ये सिर्फ कुछ नाम और नंबर नहीं है, बल्कि ये मध्य प्रदेश की कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। हम इनमें से हर एक को खोलेंगे और देखेंगे कि ये फैक्ट्स मिलकर इस राज्य की एक जीती जागती तस्वीर कैसे बनाते हैं। तो फिर चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम 4 अलग अलग दुनियाओं में गोता लगाएंगे। सबसे पहले हम इसकी जमीन और मौसम की चरम सीमाओं को देखेंगे, सबसे गर्म से सबसे ठंडे तक। फिर हम इसके घने जंगलों के जंगली दिल में उतरेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इस राज्य ने तरक्की के रास्ते पर नए कीर्तिमान स्थापित किए। और आखिर में हम ज्ञान और संस्कृति में इसकी कुछ अनोखी पहली उपलब्धियों को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, चरम सीमाओं की भूमि। यहां हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का भूगोल और जलवायु कैसे एक ही कैनवास पर आग और बर्फ दोनों की तस्वीरें एक साथ बना देते हैं। मध्य प्रदेश में ना मौसम भी अपने एक्सट्रीम पर रहता है। मतलब एक तरफ है गंजबासोधा, जहां गर्मी झुलसा देती है, तो दूसरी तरफ है शिवपुरी, जहां की ठंड हड्डियां कंपा दे। सोचिए, एक ही राज्य के अंदर तापमान में इतना बड़ा फर्क। ये चीज यहाँ की जिंदगी, खेती बाड़ी और कल्चर पर गहरा असर डालती है। और ये कहानी सिर्फ मौसम तक ही नहीं है, जमीन के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। एक तरफ है विशाल मालवा का पठार, जो राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से पर फैला हुआ है, तो दूसरी तरफ है बघेलखंड का पठार, जो उसके मुकाबले काफी छोटा है। ये स्केल सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस राज्य की भौगोलिक विविधता और इसके कुदरती खजानों की कहानी कहता है। अब जरा मालवा पठार का साइज देखिए, 88,222 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसे ऐसे समझिए कि बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों देशों को मिला दें तो भी ये पठार उससे बड़ा है। ये सिर्फ एक पठार नहीं, अपने आप में एक पूरी दुनिया है जो मध्य प्रदेश की जमीन की विशालता को दिखाता है। तो जमीन और मौसम की इन ऊंच नीच के बाद अब चलते हैं उस चीज की तरफ जो मध्य प्रदेश की असली पहचान है, इसका जंगली दिल। ये वो हिस्सा है जहां कुदरत अपने सबसे शानदार रूप में बसती है, यानी जैव विविधता का एक विशाल साम्राज्य। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, पर कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। यहाँ के वाइल्ड लाइफ में भी गजब के एक्सट्रीम्स हैं। कानाकिसली जैसा विशाल नेशनल पार्क है, तो वहीं फॉसिल जैसा छोटा सा पार्क भी। एक तरफ नौरादेही की विशाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो दूसरी ओर राला मंडल की कॉम्पैक्ट सेंचुरी। और इन जंगलों में जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है वो है खूबसूरत चीतल। अब जरा इन दोनों पार्कों के साइज का फर्क देखिए, कमाल का है। एक तरफ कानाकिसली 940 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ, जो बड़े बड़े जानवरों और पूरे इकोसिस्टम की हिफाजत करता है, और दूसरी तरफ है फॉसिल नेशनल पार्क, सिर्फ 0.27 स्क्वायर किलोमीटर्स का, मतलब एक छोटे से मोहल्ले जितना, जो करोड़ों साल पुराने पौधों के जीवाश्मों को सहेजने का काम करता है। ये दिखाता है कि कंजर्वेशन यानी संरक्षण के मकसद कितने अलग अलग हो सकते हैं। तो प्रकृति की दुनिया से निकलकर अब चलते हैं इंसानी तरक्की की दुनिया में।
देखते हैं कि मध्य प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में कैसे नए नए मील के पत्थर स्थापित किए हैं। किसी भी स्टेट की तरक्की के लिए सड़कें उसकी नसों की तरह होती हैं, है ना? मध्य प्रदेश में भी यही है। यहाँ NH-46 जैसा लंबा हाईवे है जो राज्य के बड़े बड़े शहरों और व्यापारिक केंद्रों को जोड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ NH-135BB जैसा छोटा सा हाईवे भी मौजूद है। ये पूरा नेटवर्क इस राज्य के व्यापार और लोगों के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। और बात जब पूरे देश को जोड़ने की हो तो इटारसी का नाम लिए बिना काम नहीं चल सकता। सोचिए, ये स्टेट का सबसे बिजी रेलवे जंक्शन है जहां से ट्रेनें देश के कोने कोने तक जाती हैं। इतना ही नहीं, यहीं पर राज्य की सबसे बड़ी रेलवे रसोई भी है जो हर रोज हजारों मुसाफिरों का पेट भरती है। ये सचमुच भारत के दिल में एक बहुत ही जरूरी जंक्शन है। अब देखिए, मध्य प्रदेश ज्यादातर एक मैदानी इलाका है, लेकिन इसी में एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह है पचमढ़ी। ये इस राज्य का इकलौता हिल स्टेशन है। ये ना सिर्फ लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत देता है, बल्कि अपनी शानदार खूबसूरती, झरनों और पुरानी गुफाओं की वजह से टूरिस्ट के बीच भी बहुत पॉपुलर है। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश ने संस्कृति और ज्ञान के क्षेत्र में कैसे पहल की और इनोवेशन की एक शानदार विरासत बनाई। मध्य प्रदेश ने ना हमेशा से पढ़ाई लिखाई को बहुत तवज्जो दी है। इसने सागर में राज्य की पहली यूनिवर्सिटी बनाकर हायर एजुकेशन की नींव रखी, रीवा में पहला सैनिक स्कूल खोलकर डिफेंस एजुकेशन का रास्ता बनाया और मंदसौर में पहला हॉर्टिकल्चर कॉलेज और भोपाल में पहला IT पार्क बनाकर भविष्य के उद्योगों की भी तैयारी की। और कमाल की बात यह है कि इनकी सोच सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रही, ये तो कुछ हटकर सोचते हैं। अब सोचिए, खजुराहो में देश का पहला डायमंड म्यूजियम बनाना हो, या नीमच में सड़क सुरक्षा के लिए पहला हेलमेट बैंक शुरू करना हो, भोपाल में पहला बैम्बू गार्डन हो, या फिर शिवपुरी को एक मॉडल टूरिस्ट सिटी बनाना। ये सारे कदम एक आगे की और क्रिएटिव सोच को दिखाते हैं। तो कुल मिलाके हमने क्या देखा? एक तरफ कुदरत का विशाल और रौद्र रूप और दूसरी तरफ इंसानी सोच की नई नई उड़ानें। मध्य प्रदेश सच में ऐसे ही दिलचस्प विरोधाभासों की जमीन है। ये एक ऐसा राज्य है जहां प्रकृति अपने सबसे बड़े रूप में है और वहीं इंसानी इनोवेशन ने भी नई ऊंचाइयों को छुआ है। तो सवाल यही उठता है कि इतनी सारी पहली चीजों की शुरुआत करने वाला ये राज्य, भारत का ये दिल, भविष्य में कौन सी नई राह बनाएगा और दुनिया को क्या नया दिखाएगा? सोचने वाली बात है ना?